हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 2, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ रहेगी और ये रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। ओके, इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने अगर पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो आपने ज़रूर देखना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से सीरीज़ चल रही है, लेक्चर 71 तक वहाँ हो चुके हैं, तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए जो भी लोग नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके पीजीटी कॉमर्स में बहुत पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए, केवीएस, DSSB यानी कि दिल्ली बोर्ड के लिए और अदर टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, स्पेसिफिकली पीजीटी कॉमर्स के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर मोनोपोली दिया हुआ है आपको लिस्ट 1 में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड फीचर दिए हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीजीटी कॉमर्स एग्जाम। आप लोगों के पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए जो फॉर्म्स है मार्केट कंपटीशन के वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाने हैं जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। तो देखिए मोनोपोली, मोनोपोली में आपको पता ही है क्या होता है, सिंगल सेलर है ना। सिंगल सेलर होता है, वहाँ पर उसकी मोनोपोली चलती है। तो वहाँ पर आप ये देखिए वो क्या होता है, प्राइस मेकर। क्या होता है, प्राइस मेकर, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए ये सेकंड से मैच होगा। अब क्या होता है, वो प्राइस मेकर, वो खुद से प्राइस डिसाइड करता है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद आप ये देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। एक चीज़ ध्यान रखना, ओलिगोपोली का एक फीचर है हमारा प्राइस रिजिडिटी। ओके, ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं यानी कि कम सेलर्स होते हैं और ये इसका मेन फीचर है प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब वो प्राइस क्या रखते हैं, ऑलमोस्ट फिक्स रखते हैं। रीज़न क्या है, देखो मान लो सेलर्स कम है, अगर एक सेलर ने अपना जो है प्राइस कम कर दिया प्रोडक्ट्स का तो दूसरे सेलर इमीडिएटली कम कर देंगे, अदरवाइज उनको क्या हो जाएगा, उनकी सेल कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वो लोग ना फ्यू सेलर्स है इसलिए प्राइस रिजिडिटी यहाँ पर वो लोग रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए परफेक्ट कंपटीशन। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो है हमारा प्राइस कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस। ओके, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस, और जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस टेकर। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या आ जाएगा, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। तो ए वाला किसके साथ मैच हुआ है, हमारा प्राइस मेकर के साथ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थर्ड के साथ, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर के साथ, एंड ओलिगोपोली प्राइस रिजिडिटी के साथ। ये याद रखना ओलिगोपोली का। तो हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा ए वाला। नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है। देखो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट और आज मैंने एक वीडियो भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मैं 1 बाय 1 आपके साथ फॉर्मूला जरूर डिस्कस करूंगी। आज मैंने मीन, मीडियन, मोड के जो अलग अलग मेथड्स यूज़ करके फॉर्मूला हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना आज वाली, अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, देखो लिवरेज टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, लिवरेज टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे बेसिकली 3 टाइप के लिवरेज हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ओके, यही वाले होते हैं हमारे। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको बताना है, आपको दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का यही वाला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो इसको अभी अपने नोट्स में ऐड कीजिए अगर आपको अभी तक नहीं पता है। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और कंट्रीब्यूशन हमारा किसके इक्वल रहता है? आपको पता होना चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स। देखो हम बेसिकली 3 टाइप्स के फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं वो हमारे। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में हम कौन से ले लेते हैं? जैसे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हमारा किससे रिलेटेड होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। और इन्वेस्टमेंट में हम अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो वर्किंग कैपिटल वाला आ जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिनेंसिंग की, तो फिनेंसिंग में आते हैं आपके, फिनेंसिंग में आपके जैसे आप शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, ठीक है, अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए। तो ये वाले जो हैं हमारे फिनेंसिंग में आते हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन। देखो डिविडेंड डिसीजन में हम ये देखते हैं कि कितना हम डिविडेंड पे करने वाले हैं और कितना हम लोग रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखने वाले हैं। और इनके काफ़ी सारे, देखो ये तो हमने शॉर्ट में बताया, ये आगे इनके अलग अलग मेथड्स है। जैसे कैपिटल बजटिंग में आगे अलग से मेथड्स आ जाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ। अभी देखो मैंने आप लोगों को करवाया, आया आ जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन आपके। जो कैपिटल बजटिंग है वो किसका पार्ट रहता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो कैपिटल बजटिंग हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इरिवर्सिबल। देखो इरिवर्सिबल का यहाँ क्या मीनिंग है? क्योंकि क्या होता है इरिवर्सिबल, जिसको हम दोबारा से जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा पैसा लगा होता है चीज़ों पर, ठीक है। कोई जैसे आप प्लांट आपने मान लो इंस्टॉल करवाना है, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज डिसीज़न ले लिया, आज प्लांट ले लिया तो हम उसको दोबारा से वो कर देंगे, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हमारी लगी होती है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। जैसे आपको पूछ लिया गया कैपिटल बजटिंग इज, तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसके फीचर्स बता देंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिवर्सिबल इन नेचर। तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑब्वियस है हमारा रिवर्सिबल इन नेचर गलत है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट देखिए आपका करंट रेशो ऑफ लेस देन 1। देखो रेशो वाले फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर करंट रेशो हमारा लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखो फर्स्ट है कि करंट लायबिलिटीज़ हमारी कम है करंट एसेट्स से, फिक्स्ड एसेट्स हमारी ज़्यादा है करंट एसेट्स से, करंट एसेट्स हमारी कम है करंट लायबिलिटी से, या फिर शेयर कैपिटल हमारी ज़्यादा है करंट एसेट से। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी अच्छे से। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये मैंने डिस्कस किए हैं, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी जो है प्रॉपर प्रेपरेशन अगर आप लोगों ने करनी है तो जितने ज़्यादा आप लोग MCQs प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। क्योंकि क्या फ़ायदा होता है हमें MCQs की प्रैक्टिस करने का? एक तो आपकी नॉलेज चेक होती है, ओके, एक तो आपकी नॉलेज चेक होती है, दूसरा हमें टेक्निक भी आती है कि हमें MCQs को में बेस्ट ऑप्शन को कैसे चूज़ करना होता है। कई बार हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है बट कई बार हम लोग ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जैसे जैसे MCQs की प्रैक्टिस करेंगे आपका ये फियर भी दूर हो जाएगा और आप विदाउट एनी स्ट्रेस अपने पेपर को कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, जब मैं जैसे ये वीडियो आप लोग देखते हो, ठीक है,
तो अभी जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा, 1 मिनट आप उसको एक बार पॉज़ कर लीजिए। फिर आप खुद देखिए आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर देखेंगे। फिर आप चलाइए और देखिए एक्सप्लेनेशन मेरी कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत अच्छे से नॉलेज क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, आपको अपनी गलतियों का भी पता चलता है। ओके, थैंक यू सो मच।